काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, या आप कह सकते हैं गैस के अणुगति सिद्धांत, इसके आधार पर आप सबको पहले से पता है कि ये जो ऊर्जा का समविभाजन नियम है, ये सबसे पहले किन्होंने दिया है? मैक्सवेल ने। और मैक्सवेल के हिसाब से या मैक्सवेल के अनुसार अगर हम बात करें तो आपका ये कहना होता है कि दो जो गैस होते हैं या दो अलग अलग गैस के मिश्रण हैं या दो गैस हैं, वो दोनों गैस अगर गतिज ऊर्जा में समान हो या दोनों गैसों की गतिज ऊर्जा अगर समान हो तभी उनका ताप समान हो सकता है। ये मैक्सवेल के हिसाब से ऊर्जा का समविभाजन नियम है, जिसे आप गैस के अणुगति सिद्धांत के आधार पर जानते हैं। अब बाद में क्या हुआ, बोल्ट्जमैन ने स्वतंत्रता की कोटि के पदों में या स्वतंत्रता के कोटि के आधार पर ऊर्जा का समविभाजन नियम दिया। इनके अनुसार तापीय साम्य में बहुत से कणों से मिलकर बने हुए गतिक निकाय की संपूर्ण गतिज ऊर्जा निकाय के सभी स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभक्त होती है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि से संबंधित औसत ऊर्जा का मान 1/2 kT या इसे 1/2 kBT कहते हैं। मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनिए आप। मेरा ये कहना है कि बोल्ट्जमैन के हिसाब से अगर हम लोग इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या कहेंगे हम लोग? इसका स्टेटमेंट क्या होगा? इसको लिखना है भाई आपको ना। इन एनी डायनेमिकल सिस्टम, किसी भी गतिक निकाय की जो किसमें हो? इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तापी साम्य में हो, तो क्या होगा? द एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग इट्स वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में ये क्या होते हैं? बटे होते हैं। किस रूप में बटे होते हैं? समान रूप से बटे रहते हैं। एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इज 1/2 kBT या 1/2 kT। क्लियर है? क्लियर है? या इसको हम लोग सीधा सीधा लिखें तो क्या लिखें? तापीय साम्य में किसी गतिक निकाय की ऊर्जा उसके प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के लिए समान रूप से वितरित होता है, जो कि प्रति अणु कितना होता है? 1/2 kBT होता है। इसको 1/2 kT भी कह सकते हैं आप, kBT कहिए या kT। जहां ये जो k लिखेंगे आप या kB लिखते हैं उसको हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहेंगे, और ये जो T लिखा है आपने इसको हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, परम ताप है ये। ठीक, ये दो लाइन। इसके बाद अब चूंकि हमको इसको प्रूव करके दिखाना है, इसके लिए मैं तो ये कहूंगा कि पहले आप लोग मैक्सवेल के वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को अच्छे से देख लीजिए। वो आपसे बनना चाहिए। अगर वो बनता है तो मैं ये कहता हूं ये बन जाएगा आपसे, 101% श्योर है। क्या करें? अब मान लेते हैं, एक कंसिडरेशन लीजिए कि मान लेते हैं कि एक स्वतंत्रता की कोटि है हमारे पास, ठीक है, और उसमें जो स्थिति निर्देशांक है
एक स्वतंत्रता की कोटि के लिए x स्थिति निर्देशांक है और इस x स्थिति के संगत ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट है, वेग घटक है, मान लेते हैं vx है। अब अगर वेलोसिटी कंपोनेंट किसी अणु का vx है तो अणु का द्रव्यमान अगर m हो जाए तो आप क्या कहेंगे, इसका जो गतिज ऊर्जा होगा जो इस vx वेग घटक से संबंधित होगा उसे आप लोग 1/2 mvx² लेंगे और ये जो m है ये अणु का द्रव्यमान है, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स है। क्लियर है? अब आपको मैं क्यों बोल रहा था कि मैक्सवेल के वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को पढ़ लीजिए अच्छे से, इसलिए कि अब आप कहेंगे कि वेलोसिटी रेंज vx और vx प्लस dvx के बीच अणुओं की संख्या कितनी है। ठीक, कितना होगा ये तो आपने पढ़ा है, हम लोगों ने निकाला भी था, क्लास में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। तो आपने कहा था अगर पूरे 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो कुल अणुओं की संख्या आपने निकाल के दिखाया था dn इक्वल्स टू n m/2 पाई kt टू द पावर 3/2 e टू द पावर माइनस mvx² बाई 2kt dvx dvy और dvz। अब अगर मैं किसी एक दिशा की बात करूं, यानी कि x दिशा की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी रेंज क्या ले लेंगे, vx से लेकर के vx प्लस dvx के बीच अणुओं की संख्या एक ही दिशा में ले रहे हैं। कहां लेंगे, अब यहां लिखना है मैक्सवेल के वेग वितरण नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स from velocity component vx to vx plus dvx, मैक्सवेल के वेग वितरण नियम के अनुसार वेग घटक vx ये देखिए vx और vx प्लस dvx के बीच अणुओं की संख्या dn। ठीक, अणुओं की संख्या dn कितना आएगा, dn बराबर n m/2 पाई kt 1/2, अगर 3 डायमेंशन था तो 3/2 था, तो एक दिशा में ले रहे हैं इसलिए 1/2 e टू द पावर माइनस m vx² बाई 2kt, अगर तीनों दिशा में लेते थे तो क्या लिए थे आप, m vx² प्लस vy² प्लस vz² लिया था, तो एक दिशा में है इसलिए m vx² बाई 2kt, यहां dvx dvy dvz की जगह dvx बस लिया है। क्लियर है बात? अब क्या कहते हैं आप, गैस तो है, एक अणु तो होगा नहीं, कुल अणुओं की संख्या निकालनी है और कुल अणुओं की संख्या निकालनी है और उनका जो वेलोसिटी होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के हिसाब से, गैस के अणु गति सिद्धांत से आप कहते हैं कि गैस के अणु हर संभव दिशा में हर संभव वेग से गति करते हैं, मतलब कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। अब क्या करें, एक अणु की बात करते थे तो उसकी जो ऊर्जा है, मान लेते हैं गतिज ऊर्जा, मैंने Ex कहा, x दिशा में इसको Ex मान लिया, ये एक अणु की है, तो इतने अणु की गतिज ऊर्जा कितनी। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक अणु की बात तो कर नहीं सकते और सब अणु की बात भी नहीं कर सकते। सब अणु की बात क्यों नहीं कर सकते आप, भाई गैस है, गैस में अणुओं की संख्या बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा अणु है, तो क्या करें हम, औसत की बात करेंगे। औसत कैसे निकालें, कुल अणुओं की संख्या, बोलो कुल अणुओं की संख्या कितनी, ये dn का इंटीग्रेशन, कुल अणुओं की संख्या, और ये जो dn है, dn जो अणु होंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा कितनी, ये dn गुणा ये, कहां से कहां तक है vx का रेंज, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक का। ध्यान दीजिए भाई ना, मैं औसत निकालना चाह रहा हूं, तो कुल गतिज ऊर्जा कितनी और कुल अणुओं की संख्या कितनी, तो कुल गतिज ऊर्जा मतलब ये वाला अणुओं की संख्या में इसको गुणा कर देते हैं और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट कर देंगे, और कुल अणुओं की संख्या कैसे निकलेगा, माइनस इनफाइनाइट से
प्लस इनफाइनाइट तक dn को इंटीग्रेट कर दीजिए तो कुल अणुओं की संख्या निकल आया। ठीक, मेरा कहना ये है अगर औसत गतिज ऊर्जा निकालेंगे आप तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट Ex यानी कि ये 1/2 mvx² गतिज ऊर्जा x दिशा में। तो dn अणुओं के लिए, एक अणु के लिए इतना था तो इसके लिए dn आ गया। उसके बाद कुल अणुओं की संख्या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट dn लिया। एक काम कीजिए, dn का और Ex का मान रख दीजिए, सीधा सा रिलेशन। dn का और Ex का मान रख दीजिए तो यहां Ex हो गया, Ex का मान यहां नहीं रखो, मैं आगे रख दूंगा। Ex dn का मान कितना, यहां से उठाइए, देखिए n m/2 पाई के टी टू द पावर 1/2 e टू द पावर माइनस mvx² 2 के टी dvx। नीचे dn का वैल्यू रखें n m/2 पाई के टी टू द पावर हाफ e टू द पावर माइनस mvx² 2 के टी dvx। यहां जो कांस्टेंट नंबर है ना, ये सब कांस्टेंट है, देखिए ये पूरा, तो वैसे ये पूरा यहां भी कांस्टेंट है। इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाले तो आपके पास क्या बना, आपके पास बन के आ गया n m/2 पाई के टी टू द पावर 1/2 माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट Ex e टू द पावर माइनस mvx² 2 के टी dvx डिवाइडेड बाई n, ये भी कांस्टेंट था, ये नीचे वाला टर्म, ये वाला टर्म देखिए तो ये लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला टर्म कांस्टेंट यानी कि n m/2 पाई के टी टू द पावर हाफ माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तक e टू द पावर माइनस mvx² 2 के टी dvx। क्लियर है बात? और चूंकि ये सेम नंबर है इसलिए इसको कैंसिल कर दीजिए। अगर इसको कैंसिल किए तो क्या बचा, इसको कैंसिल कर दिए और Ex की वैल्यू रख दिए। Ex की वैल्यू आपको ये लेना पड़ेगा, ये Ex की वैल्यू लेना पड़ेगा। क्या लिया आपने, 1/2 mvx² e टू द पावर माइनस mvx² 2 के टी dvx डिवाइडेड बाई माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस mvx² 2 के टी dvx। यहां देखिए 1/2m ये कांस्टेंट है, ये वाला टर्म कांस्टेंट नहीं हुआ, तो इसको भी इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे अगर, तो आपके पास क्या बचेगा, देखिए यहां बचा 1/2m माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट vx² e टू द पावर माइनस mvx² 2 के टी dvx डिवाइडेड बाई माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस mvx² 2 के टी dvx। इसको देख के आप लोग एक चीज क्लियर हो गया होगा, मैं वापस आपको बोलूंगा कि स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए। प्रमाणिक समाकलन हम लोग बार बार नहीं डिस्कस किए हैं, तो प्रमाणिक समाकलन में यहां दो वाले लगेंगे, एक तो ये वाला x² वाला लगेगा और एक बिना x² वाला। प्रमाणिक समाकलन से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, पहला ये, अगर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है तो x टू द पावर e टू द पावर माइनस अल्फा x² dx का इंटीग्रेशन आता है 1/2 अल्फा रूट अंडर पाई बाई अल्फा। और अगर माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस अल्फा x² dx है तो इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है, इसका प्रमाणिक समाकलन लिखते हैं वर्गमूल रूट अंडर पाई बाई अल्फा। अब ध्यान दीजिए, आप इस चीज को अप्लाई करना बहुत अच्छे से जानते हैं। यहां देखिए x की जगह आप बोलेंगे कि भाई vx² लेंगे, क्लियर है? तो अल्फा की जगह अगर vx² को यहां से ना लें, ये देखिए ये vx² को अगर ना लें तो क्या बचेगा, अल्फा की जगह m/2 के टी। अल्फा की जगह क्या लिखना पड़ेगा, m/2 के टी अल्फा की जगह। नीचे भी वही, यहां देखिए x² मतलब vx², ये vx² का मतलब हो गया अगर x², तो अल्फा का मतलब होगा m/2 के टी। लिख लीजिए अल्फा की जगह m/2 के टी।
तो ये ऊपर वाले का इंटीग्रेशन अगर करें तो ये इसके हिसाब से कितना आएगा, देखिए 1/2m तो रहेगा एज इट इज, 1/2m तो रखना पड़ेगा, ये 1/2m एज इट इज रखा, फिर 1/2 अल्फा, तो ये 1/2 अल्फा का मान रखिए m/2 पाई रूट अंडर पाई अल्फा का मान रखिए m/2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर पाई, ये देखिए पाई बाई अल्फा, अल्फा का मान रखेंगे तो m/2 आएगा। मेरे हिसाब से तो ये नंबर देखिए सेम है एकदम दोनों, रूट के अंडर में पाई बाई m/2 तो ये कैंसिल हुआ। और देखिए क्या कैंसिल होगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हुआ, ये वाला m इस वाले m को कैंसिल कर दिया और ये kt ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही होना चाहिए ना। देखिए यहां भी लिखा हूं मैंने इसको, तो ये देखिए यहां क्लियर करेंगे अगर, तो ये वाला 2 इस वाले 2 को कैंसिल किया, ये वाला m इस वाले m को कैंसिल किया, तो क्या बचा, 1/2 kt, क्या बचेगा 1/2 kt। ये है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक के अनुसार प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि, हर स्वतंत्रता, प्रत्येक मतलब स्पेसिफाइड नहीं है कितने, प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के संगत, प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के संगत प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा 1/2 kt होती है, और यही ऊर्जा संविभाजन का नियम है। ठीक, अब अगर मैं कहूं कि F अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो औसत ऊर्जा कितनी, F अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा तो औसत ऊर्जा कितना लिखेंगे आप, तो ये एवरेज, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इतना, F के लिए कितना 1/2 F और ये K और ये T, और ये किसके लिए, एक अणु की औसत ऊर्जा जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम n है, सॉरी जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम f है। अब अगर मैं ऐसे अणु की बात करूं पूरे गैस के लिए निकालने के लिए बोलूं, तो पूरे गैस में अणुओं की संख्या कितनी n है, तो यहां n देना पड़ेगा आपको, ये पूरे गैस के लिए निकाल सकते हैं। ठीक, ध्यान ये रखिएगा, ऊर्जा के संविभाजन का नियम सामान्य और उच्च ताप पर लागू होता है, ध्यान रखेंगे, ये नियम सामान्य और उच्च ताप पर लागू होता है, यानी कि जनरल और हाई टेम्परेचर पे वैलिड है, लेकिन बहुत कम ताप पर जब आपके जो गैस होते हैं वो मेल्ट होने लगते हैं, द्रवित होने लगेंगे, तो ये नियम वैलिड नहीं रहता। मतलब ऊर्जा का संविभाजन का नियम साधारण ताप पर या उच्च ताप पर वैलिड होता है। ठीक, ये था ऊर्जा का समविभाजन नियम। ये बड़ा इजी है, इसे पढ़ने से पहले आप मैक्सवेल के वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को देख लीजिए, और ये दो आपने जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज किया है, खैर ये तो आता है आपको, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक, थैंक यू।